सोचिए, कबाड़ में पड़ी पुरानी ई बाइक्स के पुर्जे और कुछ कच्चे लोहे के टुकड़े। क्या इनसे एक बेहतरीन 4 व्हील ड्राइव सोलर गाड़ी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही अद्भुत इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि कमाल की प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग का जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस गाड़ी के बनने के पूरे सफर पर नजर डालते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले स्टील फ्रेम का निर्माण, फिर पहली बार वेल्डिंग करने की ज़मीनी हकीकत, उसके बाद मोटर माउंटिंग की बड़ी चुनौतियां, फिर स्टीयरिंग के लिए फ्रेम में किए गए बदलाव और आखिर में पूरे ढांचे को मजबूती देने का काम। अब इस पूरे भारी भरकम प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण से नंबर से, 25। जी हाँ, इस पूरी गाड़ी का जो बेस है, जो चैसिस है, वो 25 मिलीमीटर की कच्ची स्टील ट्यूबिंग से बना है। इतनी एडवांस तकनीक और बड़े पुर्जों के बावजूद इस शानदार गाड़ी की रीढ़ की हड्डी यही आसानी से मिलने वाला बेसिक रॉ मटेरियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले और दूसरे पड़ाव की तरफ, स्टील फ्रेम का निर्माण और पहली बार वेल्डिंग करने की असलियत। एक बहुत ही मजेदार बात जो क्रिएटर ने कही, वो इस पूरे प्रोजेक्ट का सार है। मैं एक बार नापने और 2 बार वेल्ड करने के सिद्धांत पर जीता हूं। ये सुनकर हंसी तो आती है, लेकिन ये एकदम सच है। जब हम खुद से कुछ बनाते हैं तो गलतियां होना तय है। ट्रायल एंड एरर यानी गलतियों से सीखना ही असल इंजीनियरिंग का मजा है, खासकर तब जब कोई पहली बार इतने बड़े स्ट्रक्चर पर वेल्डिंग कर रहा हो। ये कोई साफ सुथरा काम नहीं था। ग्राइंडर से लोहा काटते काटते 8 कटिंग डिस्क घिस गईं। वेल्डिंग की इतनी भयंकर गर्मी पैदा हुई कि गर्म छींटों ने कारपेट तक में छेद कर दिए। और चूंकि यहां गलतियां सुधारने का स्कोप रखना था, इसलिए शुरुआत में पक्की वेल्डिंग के बजाय टैक वेल्ड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, ताकि अगर कुछ गलत जुड़े तो उसे आसानी से उखाड़ा जा सके। वेल्डिंग की यह तकनीक इस पूरे शुरुआती ढांचे में काफी काम आई। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मोटर माउंटिंग की चुनौतियां। इस प्रोजेक्ट की जान है इसका 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, जिसके लिए पूरे 4 मोटर्स का इस्तेमाल हुआ है। पुरानी ई बाइक के फ्रंट और रियर दोनों तरह के मोटर्स को निकालकर एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां चारों पहियों के पास अपनी खुद की ताकत हो और वो एकदम तालमेल में काम करें, ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन भारी भरकम मोटर्स को फ्रेम से जोड़ने वाली पिवट असेंबली के पीछे का मैकेनिक्स बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया है। इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले 8 मिलीमीटर मोटे फ्लैट बार स्टील के ब्रैकेट्स लगाए गए, फिर एक 22 मिलीमीटर का पाइप जोड़ा गया जो धुरी यानी पिवट का काम करता है, और आखिर में एक 12 मिलीमीटर की मोटी रॉड को इस पूरे सिस्टम के आर पार डालकर एकदम कस दिया गया। अगर ध्यान दें तो 8 मिलीमीटर का स्टील बहुत मोटा होता है। इस हिस्से को जानबूझकर ओवरबिल्ड किया गया, यानी जरूरत से ज्यादा भारी बनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि दिखने में सुंदर लगने से ज्यादा जरूरी था इसका मजबूत होना। इन मोटर्स का टॉर्क इतना जबरदस्त होता है कि अगर बीच रास्ते में कोई पुर्जा टूट जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। फ्रेम और मोटर्स के बाद गाड़ी के अगले हिस्से यानी सेक्शन 4 की ओर चलते हैं, जो है स्टीयरिंग के लिए फ्रेम में किए गए बदलाव। शुरुआत में जो आयताकार फ्रेम बना था उसमें एक बड़ी दिक्कत आ गई। चौड़े यू शेप्ड पिवट्स की वजह से आगे के टायर्स बाहर की तरफ खिसक रहे थे और पिछले पहियों की सीट से बिल्कुल हट गए थे। इसका बड़ा ही स्मार्ट समाधान निकाला गया। फ्रेम को थोड़ा अंदर की तरफ दबा दिया गया, जिसे पुश इन करना कहते हैं। इससे पिवट्स अंदर खिसक गए और आगे पीछे के पहिए एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में आ गए। स्टीयरिंग की बात हो और एकरमैन स्टीयरिंग का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये एक ऐसा ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है जो मोड़ते समय अंदर वाले पहिए को बाहर वाले पहिए के मुकाबले ज्यादा तीखे एंगल पर घूमने देता है। अगर ये सिस्टम ना हो तो गाड़ी मोड़ते वक्त टायर जमीन पर घिसटेंगे और बहुत आवाज करेंगे। यही सिस्टम गाड़ी को एकदम स्मूथली मोड़ने में मदद करता है। लेकिन इस मुश्किल गणितीय कॉन्सेप्ट को असल में लागू करने का तरीका बड़ा ही देसी और मजेदार था। सही एंगल्स का पता लगाने के लिए फोम के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया। स्टीयरिंग जोड़ने की सही जगह खोजने के लिए मछली पकड़ने वाले धागों यानी फिशिंग लाइंस को बांधकर देखा गया और फिर सीधे टायर के फ्रेम पर एक कस्टम पिवट पॉइंट वेल्ड कर दिया गया। ये जुगाड़ों और इंजीनियरिंग का एकदम गजब का कॉम्बिनेशन था। और स्टीयरिंग कॉलम बनाना भी कोई एक दिन का काम नहीं था। पहले एक स्टील पाइप और एंड बेयरिंग लगाई गई, जिसे थोड़ा साइड में रखा गया ताकि 2 लोगों के आराम से बैठने की जगह बन सके। फिर ई बाइक के बहुत ही सख्त हैंडल बार्स में छेद करने की भारी मशक्कत हुई। जब हैंडल में कंपन होने लगा तो उन छेदों को वेल्ड करके ठोस बना दिया गया
और जब 3D प्रिंटेड अडेप्टर टूट गया तो उसे पीसीबी वे के एक मजबूत स्टेनलेस स्टील अडेप्टर से बदलना पड़ा। मतलब हर फेलियर के बाद एक ज्यादा मजबूत सोल्यूशन निकला। ब्रेक सिस्टम में भी एक ऐसा ही दिलचस्प बदलाव करना पड़ा। पहले हाइड्रोलिक ब्रेक लीवर्स को हाथों के पास ही एक के ऊपर एक लगाने की कोशिश हुई, लेकिन वो तरीका बिल्कुल काम नहीं आया। उन्हें पकड़ना ही नामुमकिन था। हार कर एक नया सिस्टम डिजाइन करना पड़ा। अब आगे के टायरों के लिए पैरों के पास अलग से फुट पेडल लगा दिए गए, जिसने इस पूरी समस्या को सुलझा दिया। अब हम इस प्रोजेक्ट के आखिरी पड़ाव पर हैं, सेक्शन 5, जहां अंतिम ढांचे को मजबूती दी गई और गाड़ी को उसकी असली पहचान मिली। इस सोलर कार की छत का डिजाइन कोई तुक्का नहीं था, बल्कि इसके पीछे प्योर साइंस थी। इसके अंदर जो 2 किलोवाट आवर की 48 वोल्ट बैटरी लगी है, उसे चार्ज करने के लिए 50 वोल्ट से ज्यादा पावर की जरूरत थी। एक सोलर पैनल सिर्फ 25 वोल्ट देता है, तो गणित एकदम साफ था। 75 वोल्ट का पावर पाने और बैटरी को सफलतापूर्वक चार्ज करने के लिए कम से कम 3 पैनलों का होना बहुत जरूरी था, और इसी कैलकुलेशन ने गाड़ी की छत की लंबाई तय कर दी। अब बस कुछ फिनिशिंग टचेस बाकी थे। गाड़ी को साइबर ट्रक जैसी दिखने वाली एक शानदार एंगल्ड छत दी गई, जिस पर 13 लचीले सोलर पैनल सजाए गए। फर्श के लिए 8 मिलीमीटर का हल्का प्लाईवुड लगाया गया, फ्रेम को और मजबूत बनाने के लिए लंबवत सपोर्ट दिए गए, और दरवाजों के लिए मैग्नेटिक लॉक वाले 3D प्रिंटेड कब्जे लगाए गए। इन सब चीजों ने एक लोहे के ढांचे को एक पूरी तरह से काम करने वाली शानदार गाड़ी में बदल दिया। इस पूरी गाड़ी में जो एक चीज बहुत ध्यान में रखी गई वो था इसका वजन। छत पर जो 100 वॉट के लचीले सोलर पैनल लगे हैं, उनमें से हर एक का वजन सिर्फ 2 किलो है। इतने हल्के पैनल्स इस्तेमाल करने का फायदा ये हुआ कि 13 पैनल लगने के बाद भी गाड़ी का कुल वजन बहुत कम रहा, जिससे उसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा। और अंत में ये सारी मेहनत, वो सारी वेल्डिंग और वो सारे जुगाड़ रंग लाए। इस गाड़ी ने 45 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल की, और इसका 4 व्हील टॉर्क इतना जबरदस्त था कि ये किसी भी चढ़ाई को मक्खन की तरह पार कर सकती है। ये इस बात का सबूत है कि सही इंजीनियरिंग और समस्या सुलझाने का जज्बा हो तो कबाड़ से भी एक मास्टरपीस बनाया जा सकता है। तो इस कमाल के सफर को देखकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। बाजार में आसानी से मिलने वाली ऐसी और कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं जो ग्रीन एनर्जी से चलने वाले हमारे अगले DIY वाहनों में क्रांति ला सकती हैं? अगर कुछ लोहे के पाइप और पुरानी ई-बाइक एक शानदार 4 व्हील की सोलार कार में बदल सकते हैं, तो सच मानिए रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।